दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है और कह रही है कि ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। गुजरात चुनाव से पहले इस तरह का वीडियो वायरल होना आम आदमी पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। हाल ही में पंजाब से एक वीडियो सामने आया था जिसमें दिख रहा था कि कुछ लोगों द्वारा खालिस्तानी समर्थक रैली निकाली गई थी और कुछ जगहों पर भारत विरोधी नारे भी लगे पाए गए थे। वहीं अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान के मामले में आम आदमी पार्टी घिर गई है। दरअसल केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में हजारों लोगों को राम और कृष्ण को भगवान ना मानने और कभी पूजा ना करने की शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि ये बौद्ध और हिंदू धर्म मानने वालों को लड़वाने की कोशिश है। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का ऐलान करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल से कहा है कि 24 घंटे के भीतर वो अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करें। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल और आप पर हमला बोला है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वो निंदनीय है और उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आदेश गुप्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का इतिहास हमेशा से ही नफरत फैलाना और हिंदू धर्म के अपमान करने का रहा है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि ये दंगा कराने की कोशिश है। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे कई नेताओं ने भी वीडियो शेयर किया है और आम आदमी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया है। वहीं मामला तूल पकड़ा तो केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई देते हुए कहा कि इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम इसे पार्टी से जोड़कर देखने से इनकार कर रहे हों, लेकिन एक मंत्री द्वारा इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कहां तक जायज है। इस मामले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। देखना होगा कि केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। गुजरात चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो सामने आना आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की सक्रियता ने सियासी तपिश को अभी से बढ़ाने का काम किया है। इस बार गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप भी ताल ठोक रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए दिन गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच की बयानबाजी बढ़ती जा रही है। आप के नेता गुजरात जाकर बीजेपी को टारगेट करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने आपको ऐसा फंसाया है कि केजरीवाल की पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इस बार बीजेपी ने आपकी ऐसी पोल खोली है कि उसकी बोलती ही बंद हो गई है। दरअसल गुजरात में शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। आप द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली के स्कूल बेहतर हैं, जबकि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने स्कूलों के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि गुजरात बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने आम आदमी पार्टी को ललकारते हुए आप नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही CR पाटिल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुजरात के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुजरात के स्कूलों का दौरा करने के निमंत्रण मिलने के बाद आपके नेताओं की राजनीति फेल होती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या भगवंत मान द्वारा गुजरात के स्कूलों का दौरा करने के बजाय आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं को दिल्ली के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके नेता अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। आपके नेता शिक्षा का मुद्दा उठाकर बीजेपी से गुजरात में स्कूलों को दिखाने का चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने चुनौती स्वीकारते हुए आपके नेताओं को गुजरात के स्कूलों का दौरा करने का निमंत्रण दिया। तो अब आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी को दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। चुनाव गुजरात में है तो आपको गुजरात के स्कूलों का दौरा करना चाहिए, जिसकी मांग वो कर रहे थे। जब दिल्ली में चुनाव होगा तब बीजेपी दिल्ली का स्कूल भी देख लेगी। दरअसल आपके नेताओं को लग रहा था कि वो शिक्षा और स्कूलों के विकास के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। गुजरात बीजेपी चीफ पाटिल ने कहा कि कुछ लोग यहाँ आकर बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यहाँ एक बार आने और देखने के लिए आमंत्रित दिया गया है। उन्हें अपनी खामियों के बारे में पता चलेगा और वो गुजरात में शिक्षा का स्तर देख सकेंगे। मतलब शिक्षा के मुद्दे पर भी बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं को भी भरोसा नहीं है कि पार्टी को इस यात्रा से चुनाव में फायदा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी के नेताओं को ये यात्रा टाइम पास लग रही है। तभी तो कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा नहीं थम रहा है। पार्टी के नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का विकेट गिरना शुरू हो गया है। गुजरात
गुजरात में पाटीदार समुदाय के बड़े नेता हर्षद रेवाडिया ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी और गुजरात विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुजरात बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने हर्षद रेवाडिया का पार्टी में स्वागत किया। इसके साथ ही कांग्रेस के कई स्थानीय नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात चुनाव से पहले इस तरह से कांग्रेस के बड़े पाटीदार नेता का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पिछली बार हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन की वजह से पाटीदार समुदाय के जो वोटर्स बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस की ओर गए थे, वो अब वापस बीजेपी की ओर आ सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के बीजेपी में शामिल से भी कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक हर्षद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि वो केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा उनकी मदद के लिए नई प्रौद्योगिकियों को पेश करने जैसे कदमों से प्रभावित हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हर्षद रेवाडिया ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जरूरत के समय उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन होने का भी आरोप लगाया है। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस के नेताओं पर भी नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश के लोगों को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भरोसा होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब घोटाले में फंसती जा रही है। हालांकि शराब घोटाले के अलावा शिक्षा से लेकर बिजली घोटाले तक में केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जांच चल रही है। खुद और अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की सारी ईमानदारी धरी की धरी रह गई है और केंद्रीय जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन घोटालों में गिरफ्तार कर रही है। अब बारी मनीष सिसोदिया की है। शराब घोटाले में बुरे फंसे मनीष सिसोदिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसका अंदाजा अरविंद केजरीवाल को भी हो चुका है। ऐसे में जैसे ही दिल्ली शराब घोटाले में देश भर में ईडी की छापेमारी शुरू हुई, केजरीवाल बेचैन हो गए। हालांकि इससे छापेमारी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली के अलावा हैदराबाद और पंजाब में भी कुल 35 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी की खबर आते ही अरविंद केजरीवाल ने इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस मामले में जांच जारी है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपके नेता विजय नायर और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल खुद जज बन गए और सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए केंद्र सरकार पर राजनीति के तहत कार्यवाही करने का आरोप लगाने लगे हैं। केजरीवाल का कहना है कि सिसोदिया के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। अब सवाल है कि केजरीवाल ट्वीट क्यों खेल रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है तो उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिलेगा। ईडी द्वारा उन्हें क्लीन चिट दिया जाएगा। आप इतनी जल्दी क्लीन चिट देने में क्यों लगे हुए हैं और छापेमारी से क्यों इतना घबरा रहे हैं। ईडी देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है और बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा छापेमारी नहीं की जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में जारी कार्यवाही को राजनीतिक एंगल देकर केजरीवाल अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बचाना चाहते हैं। क्या केजरीवाल को डर है कि छापेमारी के दौरान ईडी को इस मामले में कार्यवाही करने के लिए सबूत मिल सकते हैं। इससे पहले कई बार केजरीवाल ये कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का वक्त अब आ गया है। खबर आ रही है कि ईडी को संकेत मिले हैं कि शराब घोटाले के तार दिल्ली के बाहर भी कई राज्यों में जुड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी हमेशा बड़े बुजुर्गों के सम्मान में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी चर्चा खूब होती है। आम लोगों से भी पीएम मोदी का जुड़ाव काफी गहरा है जो कि समय समय पर दिख जाता है। पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई बातें लोगों पर ऐसी छाप छोड़ती है कि लोग उसके बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं और इस बार भी वही हुआ है। पीएम मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी जिन्हें झुककर प्रणाम करते दिख रहे हैं वो बुजुर्ग महिला कौन है। दरअसल पीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि ममता भरे स्नेह के साथ एक बुजुर्ग महिला पीएम के हाथों को पकड़ रखी है। वहीं पीएम मोदी उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी जिन्हें शीश नवाकर प्रणाम कर रहे हैं उनका नाम उमा सचदेवा है और वो 90 साल की हैं। उमा सचदेवा के पति रिटायर्ड कर्नल दिवंगत HK सचदेव सेना के सम्मानित अधिकारी थे। वहीं उमा सचदेवा पूर्व
सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक की चाची भी हैं। पीएम मोदी से मिलने के दौरान उमा सचदेवा ने अपने दिवंगत पति द्वारा लिखी गई 3 किताबें पीएम मोदी को भेंट की। इन किताबों में से एक विभाजन के बारे में उनके अनुभवों पर आधारित है। वहीं इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उमा सचदेवा के साथ उनकी यादगार बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो जोश और आशावाद से भरी हुई हैं। पीएम ने यह भी बताया कि इस दौरान उन्होंने उमा जी के साथ कई मसलों पर बात की। मोदी ने कहा कि उमा जी द्वारा उन्हें 3 पुस्तकें दी गई हैं जो उनके दिवंगत पति HK सचदेवा ने लिखी है। इनमें से 2 गीता से संबंधित हैं, वहीं एक का शीर्षक है ब्लड एंड टीयर्स, जिसमें HK सचदेवा ने पार्टीशन के दौरान अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।